स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। 15 अप्रैल की रात माफिया अतीक और अशरफ की कैमरे पर लाइव हत्या कर दी गई। हत्यारे पुलिस की सुरक्षा घेरे में घुसकर पत्रकारों की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम देते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की घटना अब से पहले कभी देखने को नहीं मिली। यूपी पुलिस की छवि फर्जी एनकाउंटर की शिकायतों के कारण पहले ही धूल धूसरित थी। इस घटना के बाद 4 चांद लग गए। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया, ये जानने के लिए कि यूपी पुलिस कहां चूक गई। दूसरे शब्दों में पुलिस का ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहां फेल हो गया। लेकिन इस घटना के बाद अब पत्रकारों का एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय किया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फील्ड पर रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर सुरक्षित रह सके। लेकिन क्या यह एसओपी सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से है? मॉडर्न मीडिया में एसओपी की आखिर कितनी जरूरत है और क्या इससे समस्या का समाधान हो गया या नई रुकावटें भी पैदा करेगा? सरकार को पत्रकारों के सुरक्षा की अगर इतनी परवाह है तो पत्रकार सुरक्षा कानून को क्यों लागू नहीं किया जा रहा? तमाम सारे सवाल, इनके जवाब लेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा से पहले नजर डालेंगे बयानों पर। अभी 19 पुलिसकर्मी जो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ तैनात थे, उसमें 2 इंस्पेक्टर लेवल के भी अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे। अस्पताल के अंदर पत्रकार के भेष में 3 लोग आते हैं और जिस तरह से सरेआम हत्या का अंजाम कर दे देते हैं। यदि भी वो पकड़े जाते हैं, उनको जेल भी हुई, सजा भी होगी, लेकिन जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अभी बहुत से राज अतीक से उगलवाने थे। अतीक से यह जानने की जरूरत थी कि अतीक टूट रहा था और वह राज उगलने को तैयार भी था। वह बताता कि किन लोगों के शह पर वह काम कर रहा था, कहां से उसको पैसा मिलता था, कौन कौन लोग थे जो उसके सरपरस्त थे, जो उसके हिस्सेदार थे, उन जमीनों में भी कौन हिस्सेदार थे, किसके दम पर वो इतना फूलता था। न्यायिक हिरासत में भारी पुलिस बल के बीच में 3 अपराधी पत्रकार बनकर के आ गए और उन्होंने हत्या करने का काम किया। ये पत्रकारों की सुरक्षा की पर भारी चूक थी और इसमें सबसे पहले सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हमलावर जिस तरीके से हत्या करने का काम कर रहे थे, उसमें कई पत्रकारों की जान बची है। जरा सी चूक होती तो कई पत्रकारों की भी उसमें मौत हो गई होती। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था केंद्र और प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। देश के चौथे स्तंभ की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अभी जो घटना घटी है उसमें मीडियाकर्मी के वेश में जाकर के हत्यारों ने गोली दागी है। ये पुलिस की भी भारी चूक है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, उसमें पत्रकारों को सुरक्षा के कानून बना दिए गए, उस प्रकार से हर राज्य में क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी जब घटना घटित हो जाती है तब नींद से जागती है, तब वो अलर्ट मोड में आती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी जिस बात की चिंता व्यक्त की है, अब वो जाके एसओपी गठित कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले एक पत्रकार की भी पीट करके हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकारों की भी पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मानक तय होने चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा भाजपा से, अभिषेक वाजपेयी समाजवादी पार्टी से और पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। क्योंकि पंकज जी, बात पत्रकारों की हो रही है, उनको लेकर वो किस तरह से ऑपरेट करें, इसको लेकर अब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाने की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार ऐसा भारत में ही हो रहा है, अलग अलग देशों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तमाम लोकतांत्रिक देशों में। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे चीज़ें और बेहतर होंगी और क्या समस्या खड़ी होंगी दोनों पक्ष? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आज आपका जुलूस का मुद्दा है कि फर्जी पत्रकारों पर लगाम कब लगेगी, तो बिल्कुल ये सही है कि फर्जी पत्रकारों के ऊपर लगाम कसनी चाहिए। देखिए, देश में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2 तरह के मीडिया है। और प्रिंट मीडिया की अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया के लिए रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी जो RNI है, जो दिल्ली में है, वहां से रजिस्ट्रेशन होता है और वहां से अखबारों का पंजीकरण होने के साथ साथ उनका सर्कुलेशन तय होता है। उसी आधार पर उनको दृश्य समाचार निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं और उसी के आधार पर उनको
विज्ञापन की मान्यता मिलती है और उसी आधार पर पत्रकारों की भी सूचना विभाग से मान्यता मिलती है। वो मान्यता प्राप्त पत्रकार वो होते हैं, हर अखबार से अलग अलग सर्कुलेशन के हिसाब से उनको मान्यता मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो आज पोर्टल्स इतने ज्यादा चल रहे हैं, इनके लिए कोई मानक नहीं है, किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है और बहुत से लोग पोर्टल खोल के और तमाम लोगों को कार्ड बांट रहे हैं या इस तरह की चीजें कर रहे हैं। उस पर एक रजिस्ट्रेशन का इंतजाम और इस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये देश की आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामला है। लेकिन पंकज जी, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि जो लाइसेंस देने का काम है चैनल्स को हो, लेकिन ये एक मापदंड बनना चाहिए। जैसे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया जाए, तो इस पर लागू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रिंट मीडिया के लिए तो सिस्टम बना हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी, लेकिन जो पोर्टल्स चल रहे हैं ऑन एयर चैनल के लिए तो प्रसार भारती से लाइसेंस मिलता है और उस तरह की व्यवस्था है जो सैटेलाइट चैनल्स है। लेकिन जो पोर्टल्स है उनके लिए किसी प्रकार का कोई मापदंड अभी नहीं है, तो उसको सरकार को उस पर ध्यान देते हुए इस पे लागू करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी कोई भी चीज है तो उसको बाकायदा चेक करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और ये देश की आंतरिक सुरक्षा वीआईपी मूवमेंट से भी रिलेटेड ये मामला है। और देखिए लाइसेंस वितरण का काम सरकार के हाथ में है, एक तरह का नियंत्रण है और मंत्रालय कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि जो पंकज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? और देश की सुरक्षा के भी हित में होगा। पंकज जी जो आपने व्यवस्था बताई है तो लंबे समय से चले आ रही है, लेकिन एक जो मॉडर्न मीडिया है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये जितने भी पत्रकारिता के विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, उसकी शिक्षा दी जाती है, तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। भले ही जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसका कोई ऑफिशियल वे ऑफ लाइसेंसिंग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर के देशों में आज ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उनमें पत्रकारिता होती है। हाँ, उसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो अपना हित साधते हैं और गलत है, लेकिन उसे सिरे से खारिज कर देना भी ठीक नहीं। देखिए पत्रकारिता, हम लोग भी पत्रकारिता के स्टूडेंट रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जर्नलिज्म का टॉपर रहा हूं। तो ये सवाल ये पत्रकारिता पढ़ाना, पत्रकारिता का अध्ययन कराना, शिक्षा देना और पत्रकार बनाना अलग चीज है। लेकिन अखबार का और पोर्टल्स का या रजिस्ट्रेशन, आपको कोई अखबार की बात करें तो कोई भी अखबार बिना आरएनआई के रजिस्ट्रेशन से चल नहीं सकता, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप पोर्टल्स की बात करें, सैटेलाइट चैनल्स को छोड़ दीजिए, लेकिन आप पोर्टल्स की बात करें तो आज कितने पोर्टल्स, सो मेनी पोर्टल्स चल रहे हैं जो बहुत ढेर सारे हैं, उनकी तादाद बहुत है। तो उनका पंजीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके पूरे जो भी लोग उस पोर्टल को चला रहे हैं उसका पूरा एक डाटा होना चाहिए सरकार के पास। तो ये बहुत आवश्यक है। और कोई भी जब हादसा हो जाता है तो लोग फिर उसको जागते हैं और उसकी बात करते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने जो कहा कि पत्रकारिता जो संस्थान है वो तो पत्रकारों को पत्रकार का प्रशिक्षण देते हैं, डिग्री देते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। वो तो पत्रकार बनाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे रिपोर्टिंग की जाए, कैसे समाचार लेखन किया जाए, इसकी शिक्षा देते हैं। लेकिन पत्रकार इसकी रजिस्ट्रेशन के इंतजाम जो है ये भारत सरकार को देखना होगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री दिल्ली में है, वो प्रिंट मीडिया का रजिस्ट्रेशन करता है। लेकिन अगर आप पोर्टल्स की बात करें तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है हिंदुस्तान में, इस तरह की नहीं। तमाम लोग पोर्टल खोल के बैठ जाते हैं और तमाम जो है तब उसमें लोग पत्रकार हो जाते हैं और मीडिया बाइट लेके कवरेज शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। ये प्रॉपर इंतजाम बहुत जरूरी है, ये देश के लिए एक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और हमारे पत्रकार भाइयों के लिए भी एक बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आना चाहूँगा। अब सरकार ने फैसला लिया है एक SOP बनाने का, तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या फ़ायदे हैं इससे, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे पत्रकारों की सुरक्षा होगी, पर इसके और भी कई पहलू है जिस पर मैं खैर आगे सवाल करूँगा आपसे। देखिए, जैसा कि अभी पत्रकार महोदय खुद ही बोल रहे थे कि क्यों जरूरी है और क्या जरूरी है, तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के SOP बना करके उसको सिस्टमेटिक करके आगे फ्यूचर में होने वाली त्रासदियों को रोकना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और इसमें पत्रकार की सुरक्षा के साथ साथ सिर्फ सुरक्षा की ही बात नहीं है, वहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, उनकी चीज़ें ऑनलाइन कनेक्ट होगी जिससे क्रॉस वेरीफाई किया जा सके, चेक किया जा सके। उसमें शायद बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में अभी हम आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, बता नहीं सकते। पर मुझे नहीं लगता कि ये शुरुआत पे कोई सवाल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी प्रवक्ता या कोई भी पत्रकार भाई
इस एसओपी के ऊपर कोई एतराज करेगा? ये तो एक अच्छा स्टेप है और किसी भी सरकार को लेना चाहिए। निश्चित रूप से कौशल कांत जी, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आप एसओपी बना रहे हैं कि रिपोर्टर्स कैसे ऑपरेट करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रिपोर्टर से रिपोर्टिंग करते वक्त खतरे में नहीं रहते। वो जिस प्रोफेशन में है उसमें खतरा लगातार बना रहता है। तो एसओपी बनाने से ज़्यादा बेहतर ये नहीं होता कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून लाएं ताकि उनको और उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौशल कांत जी, आवाज़ पहुंच रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। अभिषेक वाजपेयी जी, आपके पास आना चाहूंगा। एसओपी बनाया जा रहा है, जैसा कि कौशल कांत जी ने कहा कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये किया जा रहा है, और भी इसके कई पहलू है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे लगता है एसओपी? देखिए अभिषेक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और पत्रकार भाइयों के हित में बनाने चाहिए, ताकि जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन जहां तक आप इस पैटर्न की अगर बात करेंगे तो ये टोटली स्क्रिप्टेड है। ये बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आला अधिकारियों ने इसको अंजाम दिया हुआ है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कितने सारे वीडियो भी आज की डेट में वायरल हो रहे हैं कि पुलिस वालों की बाकायदा गाड़ी से उन लोगों को लेकर के आया गया था और उन लोगों को उतारा गया, उसके बाद आई कार्ड उनको दिए गए, उसके बाद वो गए, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि देखिए टोटल स्क्रिप्टेड है ये, और ये चुनाव के मद्देनजर चीजों को देखा भी गया है। जब आप देखिए कि पहले भी अतीक अहमद ने बोला कि उनकी जान को खतरा है, असद जी ने बोला, उनके भाई ने बोला कि किसी बड़े अधिकारी ने बोला है कि दो सप्ताह के अंदर आप निपटा दिए जाओ। तो ये सब चीजें पहले से ही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से ही हमेशा वो इन चीजों के लिए सजग थी। वो चाहती थी कि जो इन लोगों की मिली भगत है वो उजागर ना हो जाए कहीं, तो इस वजह से उनको निपटवा दिया गया है आला अधिकारियों के माध्यम से। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड है और बाकी, लेकिन मैं इससे जरूर सहमत हूँ कि पत्रकार भाइयों की सुरक्षा जरूरी है, वो हर जगह पे जरूरी है। पत्रकार भाइयों के साथ साथ जनता जनार्दन की सुरक्षा जरूरी है, ये होना ही चाहिए। नहीं अभिषेक जी, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये पहले से ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप लगता है कि ये घटना रुक सकती थी? नहीं होती अगर ये पहले, अभी हालांकि उसके प्रावधान की बात नहीं हो रही है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आईडी वेरिफिकेशन होगा, चीज़ों को सुनिश्चित किया जाएगा, पंजीकृत संस्थाओं को अनुमति दी जाएगी। तो मान लेते कि एसओपी पहले से ही था, तो क्या लगता है आपको ये घटना तब भी रुक सकती थी? नहीं, देखिए किसी भी घटना को रोकने के लिए सरकार पूरे प्रबंध करती है। लेकिन अगर आप देखिए जो इसका टोटल प्रोसेस है, पंकज भाई भी इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज की अपने पार्टी में कवरेज कराना हो या किसी भी चीज की, बाकायदा उसको मेल्स किए जाते हैं, आमंत्रण दिया जाता है, और जब फील्ड के मीडिया की बात आती है तो एक स्ट्रेटेजी होती है कौन कौन से चैनल जा रहे हैं, कौन कौन से नहीं जा रहे। लेकिन वो चैनल का व्यक्ति है कि नहीं है, ये सारी चीजें उसको देखना, जो पुलिस विभाग के जितने भी लोग हैं उन चीजों के हिसाब से काम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब जो जैसा कि आप देखिए सोशल मीडिया पे कई बार इन सब चीजों को दिखाया जा रहा है, स्मृति ईरानी के साथ में पास में ही उनके फोटो भी, जो अपराधी व्यक्ति के लोग हैं उनकी फोटो भी दिख रही है, और भी सारी चीजें हैं। लेकिन इन मद्देनजर इन पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पत्रकार भाई हैं वो किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, किस पोर्टल पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या कौन से मीडिया पे, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, ये उनका जो अध्यक्ष होगा उसके लिए बाकायदा सारी चीजें आती हैं, तो वो आगे के प्रोसेस कवर कराएगा। सारी सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि पत्रकार भाइयों के साथ साथ हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन जब सोची साजिश होती है तो उस पर जरूर अमली जामा पहनाया जाता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अनिल शर्मा जी है कांग्रेस से। अनिल शर्मा जी, बड़ा दिलचस्प मामला है, एसओपी लागू करने की बात हो रही है, तो एसओपी ऐसी चीज़ है कि या आप एक निर्देश जारी कर रहे हो, अब वो कौन कितना मानता है ये खैर अलग बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पत्रकारों की सुरक्षा। अगर उसे ही कारण बताया जा रहा है तो फिर पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं? आपके राज्य में लागू हुआ है, छत्तीसगढ़ में, हालांकि उसका क्या नतीजा निकल कर आता है इसमें अभी समय। देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून बहुत आवश्यक है। जहां कहीं भी धरना प्रदर्शन हो वहां लाठीचार्ज या भगदड़ जैसी पोजीशन बन जाती है, तो पत्रकारों के साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि पत्रकार असुरक्षित रहते हैं, सारी कवरेज करने के साथ साथ कभी कभी चुड़ैल हो जाते हैं,
और कई सारी ऐसे मामले हैं, पत्रकारों की सुरक्षा भी आवश्यक है और पत्रकारों की आइडेंटिटी वेरीफाई होना भी आवश्यक है। आज स्थिति बड़ी विचित्र है, कौन पत्रकार वास्तविक है कौन नहीं है। किसी ने भी यूट्यूब का अपना रजिस्ट्रेशन कराया और चल दिया पत्रकारिता करने, लेकिन वास्तव में हमें किस पत्रकार को वहां पर सारी सुविधा मिलनी चाहिए, रजिस्टर्ड पत्रकार कौन है, ये क्लियरिटी नहीं हो पाती है। इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून और उनकी जांच होना भी आवश्यक है। निश्चित रूप से। कौशल कांत जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं अभी समाजवादी पार्टी मित्र की बात सुन रहा था। आपको याद होगा एक इनके नेता हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, राममूर्ति वर्मा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मीडिया के आदमी के ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल के जला दिया था। और ये हमें बताने चले हैं, सिखाने चले हैं कि पत्रकार के साथ क्या होता है। और जिस तरीके की ये माफिया की बात कर रहे हैं, अब चूंकि बात पत्रकारिता की थी इसलिए मैं उस पर गया नहीं, लेकिन ये बताइए, अतीक अहमद को एक गुंडा था, एक तांगे वाला था, उसको गुंडा बनाना, गुंडे को पाल पोस करके नेता बनाना, अपनी पार्टी से टिकट देना, उसको एमएलए बनाना, उसको सांसद तक भेजना, ये समाजवादी पार्टी नहीं किया है ना। ये वही समाजवादी पार्टी है ना, जब अतीक अहमद की सत्ता चलती थी, या ये कहें समाजवादी पार्टी की सत्ता चलती थी। नहीं, तो लेकिन आज अभी बात एसओपी पे हो रही है, तो अभी उसी पे रहते हैं। तो इन्होंने शुरू किया ना, मैं तो बिल्कुल नहीं बोला था। 2 दिन पहले घटना, हाँ बोल लीजिए आप। अभिषेक जी जल्दी से। देखिए अभिषेक जी, हमारे भाई को याद दिला दूं कि अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा विधानसभा में के लिए जब मीडिया भाई कवरेज के लिए गए थे, तो एक पत्रकार को कैसे मारा गया था। शायद कौशल जी को इस बात में भी इस बात को भी जानकारी रखनी चाहिए। और साथ में इनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इंडेक्स आया था उसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज भारत 150वें नंबर से ऊपर पहुंच गया है, 192वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके बारे में भी इनको बताना चाहिए, क्योंकि चक्कर क्या है कि ये सुनना, ये जो अपनी कमी, देखिए हमारा हमें कमियां बताना, ये कमियां तो सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ दोषारोपण करना चाहते हैं। हमने असलियत दिखाई, जो वास्तविकता थी वो बता दी, तो मिर्ची लगनी वाजिब थी। अब जवाब सुनेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, मैंने भी तो वास्तविकता बताई कि राममूर्ति वर्मा ने कैसे मीडिया वाले को आग लगा दी थी, जल गया था और एफआईआर भी नहीं हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। कौशल कांत जी और अभिषेक जी, आप दोनों की बात से तो यही लगता है कि पत्रकारों को सबसे ज्यादा खतरा नेताओं से ही है। मित्र, आपको यह भी ध्यान दिला दूं कि आपको दिला दूं कि विश्व हिंदू परिषद में जो तिवारी जी थे, नहीं, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था। एक मिनट पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी जल्दी से। ऊपर है जहां पर एक मिनट कौशल कांत जी, पंकज जी बोलिए। पत्रकारिता बहुत कठिन प्रोफेशन है, अगर कलम मजबूत है तो अखबार निकालो, ये कहावत है। और पत्रकार होना बहुत विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में पत्रकार कलम से अपना समय देते हैं और जनता के समक्ष सारी चीजों को रखते हैं। और दूसरी चीज, उसके बाद उनको बहुत से चीजों का खूब भाजन भी पढ़ना पड़ता है। जैसा कि अभी कौशल मिश्रा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, ये घटनाक्रम जो बताया वो तो था ही। और बिहार की अगर बात करें, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद साहबुद्दीन हुआ करते थे, जिन्होंने एक पत्रकार को तेजाब से नहला दिया था और तेजाब से नहला के उसको मार डाला था। तो पत्रकारिता का प्रोफेशन बहुत कठिन प्रोफेशन है और उनको रात दिन, इसलिए उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कानून की जरूरत है। देश में सारे प्रदेशों में उसको लागू होना चाहिए। उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए कानून होना चाहिए और बाकायदा। नहीं पंकज जी, एसओपी तो पत्रकारों के लिए बनाया जा रहा है ना, तो उनकी जिम्मेदारी के लिए निर्देश उन्हीं को जारी हो रहे हैं, मेरा ये कहना है। कोई जरूरी नहीं, और उनका एक डाटा होना चाहिए सरकार के पास। पंकज जी, हम दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। इनका एक पंजीकरण होना चाहिए, पोर्टल्स का पंजीकरण होना भी नितांत आवश्यक है। जी ठीक है पंकज जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एक घटनाक्रम और याद दिलाना चाहिए था कि मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोलूंगा, जिसने सरकार के खिलाफ सत्य बताया था, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जेल में चढ़ा दिया गया था। अभी एक ने 3 पत्रकार थे। समय बहुत सीमित है, आपको वो भी कोट करना चाहिए। किसी भी सरकार में हो पत्रकारों पर अत्याचार हुआ है, ये नई बात नहीं। आप क्यों कोट करेंगे? आप स्वयं पत्रकार होकर के अगर आप इस तरीके से बातें बोल रहे तो आपको कोट करना चाहिए। आपको पत्रकार का मतलब होता है कि वो हर एक पक्ष को निष्पक्ष तरीके से दिखाएगा। नहीं, एक मिनट, समय बहुत सीमित है। महत्वपूर्ण सवाल है कौशल कांत जी। 2 दिन पहले एक घटना होती है, उसके बाद अब पत्रकारों के लिए एसओपी। 1 मिनट पंकज जी, मुझे तो बोलने दीजिए। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
2 दिन पहले घटना होती है, अब एसओपी बनाने की बात हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है मुद्दे से भटकाया जा रहा है? क्योंकि जांच तो ये होनी चाहिए कि पुलिस का ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या था, क्योंकि मौके पर गिनती के पुलिसकर्मी दिखे थे और 2 लोगों की हत्या कर दी गई। एसओपी ये था कि अगर एक्सीडेंट कुछ हुआ, जो भी अनफॉर्चुनेट एविडेंट हुआ अभी अतीक के साथ पुलिस कस्टडी में, तो उस पे जो एसओपी वो तो किया गया ना कि सारे पुलिस वाले जो सुरक्षा में लगे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, जुडिशियल कमीशन बिठा घटना दिया। से पहले का एसओपी कौशल कांत जी, घटना के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसी भी समय होता था भाई साहब। ये मेरे दोस्त, ये वो देश है जहां पे 2 प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हत्या हो जाती है, उसके बाद भी एसओपी लागू होता है। तो एसओपी उन चीजों का बना हुआ था। इस चीज में चूंकि एक फेक आईडी लेकर के, फेक कैमरा लेकर के एक पत्रकार आया, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसलिए एसओपी बनाई जा रही है, और जिससे पत्रकारों की सुरक्षा, पुलिस वालों की सुरक्षा और कोई भी कस्टडी में उसकी सुरक्षा हो सके। मुझे लगता है कि एसओपी बनाना एक अच्छी शुरुआत है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बाकी चीजों पर राजनीति। लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून पे क्या कहेंगे आप? क्या वो भी लागू होना चाहिए? देखिए, ये बड़ा लार्जर इशू है, हम आप टीवी बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते। जब ये जो एसओपी आ रहा है उसी के थ्रू ही, जब कोई चीज बोया जाता है तभी पेड़ उगता है। अब बीज बोया गया है, धीरे 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 लॉ अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, आगे चल के बड़ा होगा, मॉडिफाई होगा, चेंज होगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। समय समाप्त हो रहा है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने पक्ष रखे, हमारे पत्रकार ने भी अपने पक्ष रखे हैं, और कई सारे मुद्दे अभी भी सवाल निशान है, क्योंकि अभी तक एसओपी के अंदर क्या है वो स्पष्ट नहीं हुआ है। तो कयासें ही लगाई जा रही हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें इस एसओपी के कारण कुछ सुधार देखने को मिले, व्यवस्थाएं और बेहतर हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।